सितंबर 2026 के लिए यह जो क्लास है यह थर्ड क्लास है और यह चक्रव्यूह बैच का थर्ड क्लास है, जिसमें हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन और देखेंगे कि 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन किसका किसका आएगा। यानी कि जिन लोगों का 30 आउट ऑफ 30 आएगा वो लोग कमेंट करेंगे। और इस चक्रव्यूह बैच को करने के बाद जिसमें 300 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है, यानी कि पूरे 300 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी सीटेड में आया हुआ है। तो इस चक्रव्यूह बैच को करने के बाद ये प्रिडिक्टेबल है कि आपका सीडीपी में पूरे 30 में 30 आएगा, 30 में 30 आएगा ही आएगा। इसलिए इस बैच को आप लगातार देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी आगे तक देखते रहिएगा। तो यह हमारा जो है ये है थर्ड क्लास और थर्ड क्लास में आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे और पढ़ते हैं आज का पहला क्लास। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और ये क्लास उन सभी के लिए फायदेमंद है जिनको टाइम नहीं है और वो सीटेट पास करना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है सेट मारने का, वो सीटेट पास करना चाहते हैं, वो कहीं भी इसको लगा लेंगे। गृहिणी है तो खाना बनाते वक्त लगा लेंगी, ऑफिस में है तो आप ईयरबड्स लगा करके इसको सुन सकते हैं और केवल सुनने मात्र से ही आपको ये सीडीपी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे एक एक ऑप्शन का एनालाइज, यानी कि एक एक ऑप्शन को एनालाइज करके बताएंगे, जिसमें कि सीडीपी में आप 100% फ्री हो जाइएगा कि सीडीपी में आपका 30 में 30 आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट पुराना वाला कि आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को जितना हो सकेगा पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि व्यू तो आता है लेकिन लाइक नहीं देते आप लोग, और लाइक जब तक कीजिएगा नहीं तब तक ये रिकमेंडेशन जाएगा कहां से। मेहनत लगता है तो इसलिए आप लोग मेहनत का सिर्फ एक रिस्पॉन्स दे दो, लाइक कर दो। चलो पहला सवाल, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन निगेटिव है इसलिए आप अपना कान और दिमाग दोनों अलर्ट मोड पे डाल लो, क्योंकि निगेटिव है तो इसलिए इसमें गलती होने का ज्यादा चांस है। तो क्या प्रभावशाली नहीं है, इसलिए भाई अधिगम को सहयोग देने के लिए क्या प्रभावशाली नहीं है, कौन सी योजना इफेक्टिव नहीं है। संप्रत्याय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, या बच्चों के प्रश्न को उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए, या बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। क्या नहीं है, सवाल नहीं पूछा गया इसलिए नहीं का जवाब नहीं होगा, यानी कि निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन कौन पॉजिटिव है और जो ऑप्शन पॉजिटिव है उसको काट दीजिए और जो निगेटिव होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखिए कैसे इसको हम लोग डील करते हैं। तो बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना यह अच्छी बात है, लेकिन पूछा गया है खराब बात, तो अच्छी बात नहीं होगा, गलत हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन निगेटिव तो ऑप्शन भी निगेटिव खोजेंगे। ठीक है, बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल, एक तो नकल करना ही निगेटिव वर्ड है, यानी कि नकल करना ही निगेटिव फॉर्म है, तो निष्क्रिय भी बोल दिया, हो सकता है यही आंसर होगा, लेकिन 1 और 2 ए और बी पढ़ लेते हैं। बच्चों की स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, हाँ। टीचिंग स्टूडेंट द यूज ऑफ मेमोरीज एंड चंकिंग, बिल्कुल ये सही है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसलिए गलत है। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब आते हैं संप्रत्याय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, ये भी गलत है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो आंसर सही क्या होगा, निगेटिव का भाई निगेटिव, थर्ड नंबर का आंसर सही होगा। इतना एनालाइज करने के बाद, इतना एनालाइज करके बताने के बाद भी अगर आपसे डील नहीं हो रहा है और फिर भी वीडियो को स्किप कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लेलिस्ट को विजिट नहीं करते हो, तो बताओ कि हम क्यों आकर के यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं फालतू का। 1 रुपये का फायदा नहीं है यूट्यूब पर आने का, 1 रुपये का नहीं। सिर्फ इतना है कि आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, वही अगर आप लोग लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो, तो लगता है कि कुछ मिला। और हर चीज में लालच बहुत जरूरी है। जैसे आप सीटेट पास कर रहे हो, इसमें भी आपका लालच है कि सीटेट पास करेंगे, मेन एग्जाम देंगे, जैसे बीपीएससी और केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी सब देंगे, उसके बाद फिर जॉब लगेगा। ये एक लालच है कि जॉब लगेगा, पैसा हो जाएगा। जॉब लगने के बाद अगर लड़की है तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, लड़का है तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, या फिर अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सारा चीज एक लालच के तहत आप सीटेट पास कर रहे हो। और अगर हम, मेरी लालच क्या है कि एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, कम से कम ये लालच बनाए रखो, है ना, मोटिवेशन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल प्रकृतियात्मक ज्ञान से संबंधित है। अमेरिका की राजधानी क्या है, मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, या प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है।
देखिए पहले आप समझिए, प्रक्रियात्मक प्रश्न ज्ञान क्या होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज, जिसमें प्रोसीजर हो, जिसमें क्या हो, प्रोसीजर हो। देखिए परिभाषा तो प्राइमरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर मना किया गया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब अमेरिका की राजधानी क्या आती है, वन वर्ड में दे देगा आंसर, तो वन वर्ड में आंसर देना, प्रोसीजर कुछ नहीं हुआ, गलत हो गया। अब बी और सी, मानचित्र और ग्लोब में अंतर, ये तो अंतर स्पष्ट करके चल देगा, नहीं। सही आंसर है 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका, तो वो पूरा एक प्रोसीजर बताएगा कि 3 अंक की जोड़ने का, 3 अंकों को, इस संख्या को जोड़ने का तरीका ये है कि पहले 3 अंक लिखो, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे लाइन खींचो, फिर जोड़ो, फिर कैरी इधर लिखो, ये पूरा एक प्रोसीजर बता देगा। तो यही प्रोसीजरल नॉलेज या ज्ञान हुआ। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्पीड में चलते हैं। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर निगेटिव पूछा गया, तो 3 पॉजिटिव होगा और 1 निगेटिव होगा, और जो निगेटिव होगा वही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। सामाजिक संदर्भ के संबंध में, संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, या सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, या विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, या जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। तो ये सही क्या है इसमें आंसर बताइए। थर्ड का सही आंसर, छोटा है तो कमेंट करो कि छोटा दिखता है सर। थर्ड का सही आंसर, देखो सीखने का क्या बोला है, सीखने का सामाजिक संबंध, तो जहां समाज का नाम आएगा वही सही हो जाएगा। तो सीखने के सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। सीखने का सामाजिक संबंध हो गया, है ना, दिमाग में उसके प्रोसेस में कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन और रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा से पूछा गया है और हर बार ये पूछा जा रहा है, और ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है। और हम इसके लिए भी वही ट्रिक बताएंगे जो पिछले 2 क्लास में बता चुके हैं, कि जब भी स्टेटमेंट पढ़ो तो आराम आराम से पढ़ो, और स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है, और फिर रिलेट करो रीजन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बताते हैं, हम इसका आंसर जो है डायरेक्टली ऐसे ही बता देंगे, पढ़ते पढ़ते ही, समझ में आ रहा बात, पढ़ते पढ़ते ही आंसर आपको बता देंगे। देखो, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनका आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया गया। सबसे पहली बात कि शारीरिक बनावट के लिए या शारीरिक विकास के लिए सिर्फ आनुवंशिक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला जो स्टेटमेंट है यही गलत है। अब आइए रीजन, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी है। वंशानुकार क्या बोला, हेरिडिटरी फैक्टर आर सॉलिडिबल रिसिबल, तो सिर्फ हेरिडिटरी फैक्टर ही नहीं बल्कि हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और यही आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन गलत। बोथ ए एंड आर ट्रू गलत, ए आर ट्रू गलत हो गया, ए आर ट्रू गलत, बोथ ए आर एंड फॉल्स सही है ना, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। देख लो, बिना ऑप्शन देखे ही बता दिए, और आप लोग एग्जाम में जाओगे ऑप्शन देखो कंफ्यूज हो जाओगे। अरे समझो तो सही, और समझो, पेशेंस रखो कि जिस चैनल से हम पढ़ रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, और आपको सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। बात समझ में आ रहा है। और पता नहीं क्या है कि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हो, क्या, शेयर कर दो, और अपना स्टेट का नाम जरूर लिखो जहां से भी आप लोग देख रहे हो। और जो लोग लाइक करते हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू, थैंक यू भाई सपोर्ट करने के लिए। अपने समय के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी, बाल केंद्रित कक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, जिसको सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनईपी, एनसीएफ सब तरजीह देता है। तो बाल केंद्रित कक्षा में यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे कैसे रहते हैं, समय के सीखने से ज्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, कोरी पट्टी के रूप में होते हैं, या निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। देखो, अनुकरण और अनुसरण नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, क्योंकि ये जो क्लासरूम चल रहा है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये नहीं होगा। कोरी पट्टी नहीं होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ घर से सीख के आते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा बोलना, जैसे सामान उठाना, ये सारी चीज। ज्ञान के सक्रिय निर्माता, यही सही आंसर है, बी। चलिए कमेंट भी आप लोग भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी, चलिए इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। माननीय
मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का समझ व संवेदनशीलता। हावर्ड गार्डन ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो बताइए, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, या फिर स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनके फेरबदल करने की क्षमता, या समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने के संबंध में। बताइए आंसर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि जो बुद्धि है वो बहुआयामी होती है और बहुत सारी होती है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, बच्चा तर्कपूर्ण सोचेगा और विश्लेषण करेगा, हार्वर्ड गार्डनर ने ये बात कही थी। और वैज्ञानिक दृष्टि के बारे में वो सोचेगा, यानी कि साइंटिफिकली जो है रीजनिंग हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, 7th नंबर का क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, लर्निंग कैसा है? अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, या शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, या निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं? सबसे पहले तो ये पक्का निगेटिव वर्ड हो गया, केवल, और उसका शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं, सब पूरा निगेटिव ही बोल दिया। निष्क्रिय अभिग्रहण नहीं होता है क्योंकि क्लास जो है प्रोग्रेसिव है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है? शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा नहीं, बल्कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और वन टू वन क्वेश्चन आंसर होता है। ये भी गलत हो गया। आंसर सही हो जाएगा अंतःक्रिया व संवाद द्वारा सिखाया जाता प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। अरे भाई, इतना बोलना पड़ता है, मुंह दर्द करने लगता है। क्लास भी लेना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल है, इतना टाइट हो गया कि एटलीस्ट 2 बजे तक तो क्लास आपको लेना ही है। लंच से पहले तक तो पक्का क्लास लेना, लंच के बाद क्लास जो है वो मैनेज होता है। इस तरह का आप लोग जो है ना किया करो कि देख करके स्किप कर दो। कम से कम देखो तो लाइक जरूर कर दो, क्योंकि पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा एक लाइक बढ़ जाएगा, बस सही बात है। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा यूट्यूब रिकमेंड करने लगेगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा जो चैनल है वो ग्रोथ कर जाएगा। इसलिए भाई कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? कौन सा फैक्टर विद्यार्थी स्टूडेंट के फेल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? चलो, असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान। देखो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। कैसे? विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके तो अच्छी बात है ना, मल्टीपल्स मीन्स ऑफ रिस्पॉन्सिव कंटेंट, यानी कि एक ही कंटेंट पर कई कई तरह से सोचना या सोचवाना, या सोचने के लिए मजबूर करना बच्चे को, ये तो अच्छी बात है। और चाइल्ड सेंटर्ड तो 100% पॉजिटिव है, चाइल्ड सेंटर्ड होना भी चाहिए। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मान देना, बिल्कुल सम्मान देना, एनसीएफ एनईपी दोनों कहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव हो जाएगा फर्स्ट। तो सही आंसर हो गया ए, असंदर्भित पाठ्यक्रम। बहुत बोलना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा खाली जगह होनी चाहिए। एनईपी 2020 हम पढ़ाए हैं अभी से 1 सप्ताह पहले। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो जाइए प्लेलिस्ट में, एनईपी 2020 में आपको मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है, चैनल को विजिट करके नहीं मिल रहा है, तो लिखिए एनईपी 2020 बाई सार अकेडमी, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वेगन और अभ्यास पर आधारित एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? फोकस्ड ऑन ड्रिल्स एंड प्रैक्टिस, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, यानी कि इंक्वायरी ड्राइवन डिस्कवरी ओरिएंटेड, या टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, पाठ्यपुस्तक और शिक्षक केंद्रित, या परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख करना। देखिए, चाइल्ड सीडीपी कहता है कि परीक्षा के लिए सीखने के लिए उन्मुख करना भी है। वेगन और अभ्यास निगेटिव है। पाठ पुस्तक और शिक्षक केंद्रित भी निगेटिव है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अच्छा, परीक्षा के लिए उन्मुख भी नहीं, क्योंकि ये तो फिर नंबर ओरिएंटेड हो गया, नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि बच्चा इंक्वायरी करके सीखे, डिस्कवरी करके सीखे। इंक्वायरी डिस्कवरी दोनों पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आंसर हो गया पॉजिटिव, क्योंकि सवाल पूछा गया पॉजिटिव। शेयर कर दो, शेयर कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कर दो, और शेयर करके अपना नाम जरूर लिखो, आई शेयर, और स्टेट का नाम लिखो, राज्य का। एक नया विषय पढ़ाने शुरू करने से पहले एक शिक्षिका के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, समान भ्रांतियां, विषय सीखने के लिए पूर्व पूछाएं, या विद्यार्थियों को की पसंदीदा अधिगम शैली। क्या क्या जानना जरूरी है किसी भी विषय वस्तु, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करते समय? देखिए, टीचर को यह जानना जरूरी है कि बच्चे क्या जानते हैं, ये तो जरूरी है। कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन, बच्चे के दिमाग में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या भ्रांतियां। जैसे बच्चे के दिमाग में बहुत सारी भ्रांति हो सकती है, जैसे हमारे दिमाग में भी कई तरह की भ्रांति है। जैसे फिर बिल्ली वाला एग्जांपल देंगे, या फिर मान लिया कि
बहुत सारी भ्रांति हो सकती है। जैसे बिल्ली को, व्हाइट बिल्ली को दिखलाया गया, अब कुत्ता भी देख रहा है व्हाइट कलर का, उसको भी बिल्ली बोल रहा है, तो इस भ्रांति को कौन दूर करेगा? टीचर करेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या क्या मिसकंसेप्शन है, कंसेप्शन है। जैसे कि हम लोग पहले देखते थे WWE, या तो अंडरटेकर मर गया फिर वो फिर से जिंदा हो गया, ये सब मिसकंसेप्शन था। जबकि टीचर समझा सकता है कि एक बार जो मर गया वो दोबारा जिंदा नहीं होगा। तो बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन को पता कीजिए, है ना। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, हाँ बिल्कुल। और विद्यार्थी की पसंदीदा अधिगम शैली, यानी कि चारों होगा, चारों ऑप्शन यहाँ डी। चलिए, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के द्वारा किसको प्रमोट करना है? प्रतिपादक शिक्षा, पूछताछ आधारित शिक्षा, या फिर लेक्चर मेथड को, या रोड मेमोराइजेशन को? बताइए क्या होगा 11 का आंसर? कर दो कमेंट। सबसे पहले कि रोड को तो काट दो और व्याख्यान दोनों काट दो। तो दोनों कट गया क्योंकि व्याख्यान और रोड दोनों निगेटिव है। अब आइए आगे, प्रतिपादक शिक्षण या पूछताछ आधारित। एक्सपोजिटरी नहीं करना है टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग मतलब कि आपने जो प्रतिपादन कर दिया बस वही सही है, ऐसा नहीं करना है। इसे ही बचना है। सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? श्रेष्ठ परिभाषा सार्थक अधिगम का कौन देता है? चलिए, अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है? नहीं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसको सम्मिलित नहीं करना है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। इसे तो तुरंत कट गया, मानकीकृत वर्ड आ गया, और केवल पेपर पेंसिल ऐसा नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केवल शिक्षक, भी गलत हो गया। अब ए और बी में कोई ना कोई होगा ही, बता दो। ए क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए नहीं है, याद नहीं करना है। सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। सही आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट, असर्शन और रीजन फिर कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असर्शन रीजन पूछा जाता है और विद्यार्थी इसमें बहुत घबरा जाते हैं। और फिर हम इसको वैसे ही करेंगे कि एकदम आराम से स्टेटमेंट पढ़ो और पता करो कि ये सही है कि गलत। चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। हाँ, ये बात सही है। कुछ तो परमिशन होना चाहिए कि वो खुद से लर्निंग कर सके। ये सही है। तो सबसे पहले तो इसको सही लगा लीजिए। कथन, अभी कथन ए सही है। फिर क्या है? अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ये भी सही है, ये भी सही है। और ये जो सीखना जो है, क्या सीखना और कैसे सीखना है, और अधिगम, तो इसमें भी अधिगम वर्ड आया है और इसमें भी अधिगम वर्ड आया है। यानी कि ये जो अभी कथन जो है वो कारण से रिलेटेड है। तो ये हम बहुत बोल सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही आंसर हो गया ए। अब बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो खाली जगह है, अस्पष्ट है, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, अत्यंत जटिल है, या मीनिंगलेस है। किसको ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा? एक टीचर है आप, किसको ज्यादा प्रमोट कीजिएगा? कैसी गतिविधि को प्रमोट कीजिएगा? बताइए, बता दीजिए, बता भी दीजिए ना। बताइएगा, नहीं बताइएगा तो फिर हम बताएंगे। बताइए। देखो इंग्लिश में पढ़ो। अस्पष्ट जो है उसको बढ़ावा नहीं देना है, और अत्यंत जटिल नहीं, बहुत मुश्किल को भी बढ़ावा नहीं देना है। अर्थहीन तो बढ़ावा देना ही नहीं। बच गया कौन? कल्चरली एप्रोप्रिएट, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, समस्या समाधान के संदर्भ में, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? कोई एक समस्या को हम प्रस्तुत कर रहे हैं और फिर अटक गए, एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना, तो ये समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का कौन सा तरीका है? क्या है? फंक्शनल फिजिक्स है, रिस्पॉन्स सेट है, या एनालॉजिकल थिंकिंग है, या मीन्स एंड एनालाइसिस? क्या हो सकता है? बता दो भाई, बता भी दो, बता भी दो। चलिए, अनुक्रिया समुच्चय है, अनुक्रिया समुच्चय, अनुक्रिया समुच्चय होगा इसका आंसर। ठीक है, रिस्पॉन्स सेट में ऐसा होता है। प्रतिभावान विद्यार्थी का क्या क्या क्वालिटी है? जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं,
अपने आयु स्तर से नीचे प्रश्नों को हल करने की में असमर्थ होते हैं, या सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, या में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। देखो, मूल बातों की सहज समझ का अगर अभाव रहेगा तो वो इंटेलिजेंट कहां से कहलाएगा? तो यही गलत हो गया। आसान कार्यों को चुनता नहीं बल्कि चैलेंजिंग को चुनता है, और अपने आय स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में नहीं बल्कि ऊंचा यानी कि ऊपर के लेवल को हल करने में समर्थ होते हैं। ये भी गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा ए, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। चलिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए खाली जगह करना चाहिए। सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? पनिश नहीं, इग्नोर नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं, इनकरेज सही। इनकरेज करो, प्रमोट करो कि हाँ हाँ अनुमान लगाओ, हाँ हाँ बन जाएगा तुमसे, ऐसे इस तरह का। विद्यार्थी में मदद करते समय निम्नलिखित में से विद्यार्थी को हाल ही में विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलिबोरेट ऑन अ रिसेंटली लर्नड कंसेप्ट। अच्छा, अगर हम आपको एनईपी पढ़ाए एक सप्ताह पहले और हम चाह रहे हैं कि आपको हम हेल्प करें, तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं ना कि आपको हम एनईपी इससे पहले पढ़ाए हैं, एक सप्ताह पहले पढ़ाए हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो हम तो सिर्फ इतना ही करेंगे कि आपको याद दिलाएं कि हमने पढ़ाया है। तो मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो क्या क्या से बचना चाहिए? उप संप्रदायों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करने से, या समझ या संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाने से, या अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या पर लागू करने से, या लिख बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थी को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, इससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए बताइए? देखो, नकल करने से करवाने से, दोनों से बचना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह का पैटर्न आप लागू कीजिएगा जिससे सिलेबस या करिकुलम लागू कीजिएगा जिससे स्टूडेंट का फेलवर कम हो जाएगा? जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, या जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। अरे भाई, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि सोच वाला, और कंक्रीट मतलब पकड़ वाला। जैसे पेन रखा हुआ, हम पकड़ लिए तो कंक्रीट हो गया, और पेन के बारे में सोच रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जा सकता है? बताइए इसमें से आंसर। हम ऑप्शन तो बता दिए। आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो, आंसर बता दो। सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ रहेगा तो आसान पाठ्यक्रम पड़ेगा। सही आंसर हो गया यही, ए। 20, 10 क्वेश्चन और है। सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। हम अगर रहते तो आगे का पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमको ऑप्शन मिल गया आंसर, लेकिन फिर भी आगे का पढ़ देते हैं आप लोग के लिए। ऐसा उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। सार्थक सीखना, समझ गए? मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सीधी सी बात है, बच्चों के विचार और अनुभव को जगह दीजिएगा तो मीनिंगफुल लर्निंग होगा। बी हो गया, बाकी सब निगेटिव है। चलिए, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें संकल्पना का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, या जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, या जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, या जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। बताओ, 21 का कंपटीशन को प्रमोट नहीं करना है, यहाँ पर वही बात बोल रहा कंपटीशन, ये गलत हो गया। सही आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न संकल्पना के बीच संबंध, यानी कि अलग अलग ये कंसेप्ट के बीच रिलेशन बनाना। ठीक, एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना। 22, निम्नलिखित में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों प्रक्रियाओं के रूप में पदों के रूप में परिभाषित किया? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? वही उन्हीं ने किया है। जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया वही ने मल्टीपल, वही सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मल्टीपल थ्योरी का जो सिद्धांत दिया वही इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब बता दो, मल्टीपल थ्योरी का कौन सिद्धांत दिया? हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। डी, क्योंकि बात ही बोला गया है, विशिष्ट संसाधन। ठीक है, और बुद्धि को बहुआयामी बोला है। चलिए नेक्स्ट, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, या मानकीकृत और सतत मूल्यांकन। मानकीकृत तो काट दो, अब बोलो। काट दिया, अब बोलो।
अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। आंसर हो जाएगा सी, है ना, एक आयामी मूल्यांकन को। चलिए नेक्स्ट। वाइगस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रीयता का घोतक है, बच्चों के क्रियात्मक और व्यवहार का अवरोधक है, या कौन सा बात बोला गया है? निजी संवाद, ठीक है। उसके बाद है जटिल और कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, मिल गया आंसर। या यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी आंतरिक नहीं होता। अब बताओ, 24 का आंसर मिल गया है। देखो, निजी संवाद बोला गया ना, निजी संवाद, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का आंसर हो जाएगा जटिल, जब कोई काज उसको टफ मिलता है तो अपने आप में प्राइवेट स्पीच करके उसको सॉल्व कर लेता है। सही हो जाएगा सी। चलो डी। फिर वैगस्की। वैगस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, कमेंट करो तो। और अपने अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट करो। आप लोग कहाँ से देख रहे हो, पता चले कि ये वीडियो, ये जो क्लास चली है वो कहाँ तक पहुंची है। अनुवांशिक। लेविस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है अनुवांशिक के विकास, अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति को के योगदान को, समाजीकरण के जीव परिस्थिति मॉडल को, या अभिप्रेरणा पर अवरोपण प्रतिरूपण को के प्रभाव को। बताइए, बता दीजिए 26 का। यही होगा कि द इम्पैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और आरोपण प्रतिरूपण के प्रभाव को। सही आंसर हो जाएगा डी। केवल अनुवांशिकता है इसलिए यह नहीं होगा, अगर वातावरण रहता तो यही हो जाता। संज्ञान का बात पियाजे साहब कहते हैं, और इकोलॉजिकल मॉडल ने का बात कभी वैगस्की ने नहीं किया। सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? बताइए, विकास का एक आयामी सिद्धांत, या विकास का एक दिशीय, या विकास एक सतत प्रक्रिया है, या विकास की दिशा अग्रगामी या शीर्षगामी है? बता दो दोस्त लोग, आप लोग प्लीज बता दीजिए, बताइए। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कि जो जवाब सवाल है वो ये है कि नियम, वह कौन सा नियम सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं, विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकास की दिशा अधोगामी है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल और सेफेलिक क्वाड्रेंट, यानी कि अधोगामी है। चलिए नेक्स्ट। 27। 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया। अवस्था की बात कोई नहीं किया है, समझ में आया बात। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती बल्कि प्रभावित होती है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चों का विकास केवल नहीं बल्कि अनुवांशिकता वातावरण दोनों। सही आंसर हो जाएगा ए, कि विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, और ये बात वाइगस्की साहब ने कहा है। 28 अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। बता दो। देखो यहाँ बोला गया है क्या, द प्रोसेस ऑफ प्रीडिटरमाइंड प्रीडिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो ये होगा मैच्योरेशन, है ना। जेनेटिक डिस्पोजिशन मतलब क्या, कि परिपक्व होना। जैसे 9th क्लास का बच्चा परिपक्व नहीं होता है, और जॉब लगा हुआ लड़का जब परिपक्व होता है, या जॉब लगी हुई लड़की भी परिपक्व होती है, वो कभी भी कोई भी गलत डायरेक्शन में या पैसे का वेस्ट सब नहीं करेगी। तो यही कहलाता है अनुमान, जेनेटिक डिस्पोजिशन आपको परिपक्वता लाता है, ठीक है। नेक्स्ट। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची को जिक्सॉ पहेली बनाने में मदद करती है, इशारा करती है? बताइए। इशारा करना, मदद करना, दोनों स्क्वायर फोल्डिंग है। किसने कहा है? जनाब वाइगस्की साहब ने। लास्ट एंड लिस्ट, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, और अंत भला तो सब भला, क्योंकि रीजन अससन है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। देखिए, बाल केंद्रित जो कक्षा होती है कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होती है और कठोर नहीं होती है, तो पहला तो गलत हो गया। तो अभी कथन फर्स्ट जो है वो गलत है। अब बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह नहीं होता, जब शिक्षक फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है। अरे, रीजन असर्शन जितना मुश्किल लगता है उतना आसान है, इसलिए रीजन असर्शन मत छोड़ना, 100% उसमें पूरा सही हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास, और लास्ट क्लास में छोटा सा रिक्वेस्ट, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट जरूर करो कौन कौन से स्टेट से कौन कौन देख रहे हो, और प्लीज शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। अगर व्यू कर लिया है तो लाइक जरूर कर दो। मेहनत लगता है, और हम आपसे एक्सपेक्टेशन इतना तो रख सकते हैं कि आप लाइक और शेयर
सब्सक्राइब जरूर करोगे, सब्सक्राइब।